बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 28 ऑफ लेवेंसन। इसमें हम बेसिक वायरोलॉजी को देखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू वायरसेस को देखेंगे और चैप्टर नंबर 28 को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। अच्छा, तो व्हाट आर वायरसेस? वायरसेस आर बेसिकली ए सेलुलर पार्टिकुलेट। ए सेलुलर का क्या मतलब है कि जो सेल है वो नहीं है। सेल बेसिकली उसके जो सब यूनिट्स हैं, मज़ीद उसकी जो सेलुलर मशीनरी है, जो ऑर्गेनेल्स हैं, वो इसमें नहीं होंगे। ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तो ना ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ना प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ना जब ये एनर्जी और प्रोटीन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो ये अपनी किसी भी तरह की लाइफ एक्टिविटी नहीं कर सकता और ये रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स एज द वर्ड इटसेल्फ सेज कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी बात की जा रही है वो पैरासाइट्स तब बनेंगे जब ये सेल के अंदर होंगे। तो व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट इज़ बेसिकली ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है और एक को फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें वायरसेस को फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि वो होस्ट की सेलुलर मशीनरी यूज़ कर लेंगे। होस्ट एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो हमारे पास ये हैं वायरसेस, इनको फ़ायदा पहुंच जाएगा, होस्ट को डिजीज़ मिलेगी और वायरसेस रेप्लिकेट कर लेंगे। तो इस तरह से दे आर नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी कि सिर्फ सेल के अंदर जाके ही ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बनते हैं। बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड वो जो है उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होती हैं, यानी उनको सेल की या होस्ट की ज़रूरत होती है रेप्लिकेट करने के लिए, वरना वो उसके बगैर भी रेप्लिकेट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है क्लेमेडिया एंड रिकेट्सी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द वायरसेस। अब वायरसेस के अगर हम स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो वायरसेस में एक इनर न्यूक्लिक एसिड होगा या फिर हम उसको जीनोम कह सकते हैं और एक आउटर प्रोटीन कोट होगा। ठीक है, एक इनर न्यूक्लिक एसिड होगा और आउटर प्रोटीन कोट होगा, जिसकी डिटेल्स को मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अभी हम वायरसेस को सेल से डिफ्रेंशिएट करने की हद तक सिर्फ वायरसेस की एनाटमी को देख रहे हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे। अच्छा, तो अगर मैं जीनोम की बात करूं तो जीनोम अगर हम सेल्स में देखें, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, उनमें आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। लेकिन जो वायरसेस हैं इनमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। क्या मतलब है कि ये दोनों एक साथ नहीं होंगी चीज़ें। और वो किस किस तरह से प्रेजेंट हो सकती हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है। तो ये 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक हो गया, इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होते हैं उनको हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। बहरहाल तो इस तरह से इनका जीनोम प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसके इन्वेलप पे आ जाएँ, ये जो आउटर कवरिंग है इस पे आ जाएँ, तो दिस इज़ द कैप्सिड विच इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमेर्स। कैप्सिड बेसिकली प्रोटीन कोट है जिसने सराउंड किया हुआ है वायरसेस को। ठीक हो गया। और इसके अलावा वायरसेस में कोई ख़ास प्रोटीन्स नहीं होती, लेकिन सेल्स में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जैसा कि हमें पता है। इसके अलावा इसकी एक आउटर कवरिंग होती है विच इज़ नोन एज द लाइपोप्रोटीन इन्वेलप। ठीक है, इन्वेलप्ड वायरसेस भी होते हैं, अनइन्वेलप्ड भी होते हैं। तो वायरसेस कैन बी इन्वेलप्ड बाय लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना हो, तो मे और मे नॉट बी वाला है, लेकिन सेल्स में मेम्ब्रेन ज़रूर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सारी सेलुलर मशीनरी को आप लिख सकते हो कि इसमें नहीं होती, वायरसेस में नहीं होती और सेल्स में होती है। इसके बाद एंजाइम्स को भी देखो तो कुछ वायरसेस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायरसेस में एंजाइम्स आर नॉट प्रेजेंट और सेल्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो ए सेलुलर पार्टिकुलेट है। एक वायरस से बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस बनेंगे। लेकिन सेल रेप्लिकेशन का हमें पता है कि वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होती है, लेकिन बहरहाल वो 2 में डिवाइड होकर फिर डिवीजन होती है। और इसमें एक एक्सेप्शन नीचे मेंशन की गई है राइबोसोम्स वाले में, के एरिना वायरसेस होते हैं जिनमें राइबोसोम्स होते हैं लेकिन वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम्स आर एब्सेंट। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस था बिटवीन वायरसेस एंड सेल्स और ये पूछा भी जाता है। अगर हम अब मूव करें टुवर्ड्स चैप्टर 28 तो हम वायरसेस को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ठीक हो गया, पहले आ जाते हैं साइज़ एंड शेप ऑफ वायरसेस पे। साइज़ इसका बहुत ही छोटा होता है। जो सबसे छोटा वायरस होगा, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होगा ना, उसके बराबर सबसे बड़ा वायरस होगा। तो बहरहाल इसकी रेंज क्या है? 20 to 300 नैनोमीटर्स के दरमियान में ये जो है प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर इसकी डिटेल में आए, वायरल न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने बताया है, कुछ डिटेल्स बाकी बताती हूँ।
इफ़ दिस इज़ द न्यूक्लिक एसिड, मैंने बताया कि ये किस किस तरह से हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद अगर RNA है तो ये फ्रेगमेंटेड हो सकता है, और DNA है तो वो एक साथ तसलसल में चल रहा होगा, फ्रेगमेंट्स नहीं बने हुए होंगे उसके अलावा ये लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। और उसके अलावा एक और बात ये है कि ये एक ही वायरल DNA या एक ही RNA प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हैप्लॉइड हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैमिली ऑफ रेट्रोवायरसेस जो कि डिप्लॉइड हैं। और रेट्रोवायरसेस में हमारे पास डिप्लॉइड जीनोम हम कहते हैं कि डिप्लॉइड जीनोम होते हैं। और HIV इज़ ऑल्सो अ रेट्रोवायरस। अच्छा, बहरहाल इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सिमेट्री पे कि कैप्सिड किस तरह अरेंज है और कैप्सिड की क्या सिमेट्री है। इफ़ दिस इज़ द कैप्सिड, हमारे पास ये जो कैप्सिड है दिस इज़ बेसिकली द प्रोटीन कोड। और ये जो प्रोटीन कोड है मैंने पहले भी बताया है कि ये रिपीटिंग सब यूनिट्स यानी कैप्सोमेर्स से बना हुआ होता है। ठीक है, रिपीटिंग सेम तरह के सब यूनिट्स होते हैं जिनसे ये बना हुआ होता है। अब इसकी बाज़ औक़ात सिमेट्री पूछ ली जाती है, तो इसमें दो तरह से ये अरेंज हो सकता है कि कैप्सोमेर्स या तो इकोसाहेड्रल हैं। इकोसाहेड्रल का क्या मतलब है कि 20 ट्रायंगल्स होंगे, 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो अरेंज हुए हुए होंगे टू फॉर्म अ स्फीयर। तो हम कह देंगे कि ये इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेर्स है, जिसकी वजह से वायरस जो है इट अपीयर्स स्फेरिकल। और दूसरी अरेंजमेंट किस तरह से हो सकती है, हेलिकल अरेंजमेंट हो सकती है, इन विच कैप्सोमेर्स आर अरेंज्ड इन रॉड शेप। ठीक है, तो या तो इकोसाहेड्रल शेप हो सकती है वायरसेस की, बाकी भी हो सकती हैं, लेकिन हम जनरल मेजर डिस्कस करें तो इकोसाहेड्रल हो सकती है। और वो किस वजह से आ रही होगी, स्फेरिकल सब यूनिट्स की वजह से। और इसके अलावा हमारे पास हेलिकल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्सोमेर्स। इसके बाद एक एडिशनल इसका इन्वेलप होता है, लाइपोप्रोटीन इन्वेलप। ठीक है, और ये जो इन्वेलप होता है, वन वुड थिंक कि ये जो इन्वेलप है ये इसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन ये इन्वेलप इसको मज़ीद वल्नरेबल बना देता है टू डिफरेंट केमिकल्स एंड हीट। ठीक है, तो ये जिन वायरसेस के अंदर इन्वेलप होगा वो रेजिस्टेंट नहीं होंगे, बल्कि वो जल्दी डीएक्टिवेट हो जाएंगे यू में से। ठीक है, तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और वो जल्दी से अपनी जो एक्टिविटी है वो छोड़ देंगे, रेप्लिकेशन उनकी ख़त्म हो जाएगी और वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होंगे यूवी लाइट को भी, ड्राइंग को भी और इस तरह के केमिकल एजेंट्स को भी। तो जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए या स्टेरिलाइजेशन के लिए हम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं और इन्वेलप्ड वायरसेस आसानी से मर जाते हैं। इसके बाद ये जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं दे आर मोस्टली ट्रांसमिटेड थ्रू द फीको ओरल रूट, और जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैलते हैं। तो जो फीको ओरल रूट वाले हैं उनमें कौन कौन से वायरसेस आ सकते हैं, हमारे पास पोलियो वायरस आ सकता है और इस तरह से और भी वायरसेस आ सकते हैं। और जो नॉन इन्वेलप्ड हैं उनमें HIV आ सकता है, हर्प सिम्प्लेक्स आ सकता है, हेपेटाइटिस B आ सकता है, C आ सकता है, और A वाला जो है वो इन्वेलप्ड होगा और B और C नॉन इन्वेलप्ड होंगे। तो ये थोड़ा सा था अबाउट इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। इसके बाद हम आ जाते हैं वायरल प्रोटीन्स पे। जो वायरल प्रोटीन्स हैं इनमें क्या होता है, मैंने पहले भी बताया कि ये वाला जो कैप्सिड है ये है प्रोटीन कंपोनेंट। ये प्रोटीन कंपोनेंट मैंने बताया कि रिपीटिंग सब यूनिट से बना हुआ है। रिपीटिंग सब यूनिट्स यानी एक ही जैसे सब यूनिट्स हैं। इन एक ही जैसे सब यूनिट्स होने की क्या अहमियत है कि वायरस को बहुत सारा जीनोम नहीं चाहिए होता, क्योंकि जीनोम ही कोड कर रहा होता है ना फॉर प्रोटीन्स, तो बहुत थोड़े जेनेटिक मटीरियल की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने एक ही तरह की प्रोटीन को कोड करना है। उसके बाद इनकी सेल्फ असेंबली हो जाती है। क्या मतलब है इसका कि अगर हम टेस्ट ट्यूब में जीनोम लेंगे वायरसेस के और प्रोटीन्स लेंगे तो वो खुद ही असेंबल होकर वायरसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अहमियत है आइडेंटिकल कैप्सोमेर्स की या आइडेंटिकल प्रोटीन्स की। तो एक तो हो गया कैप्सोमेर वाला पार्ट। फिर मैंने कहा कि हमारे पास इन्वेलप भी हो सकता है वायरसेस का। अगर ये इन्वेलप है यहाँ पे प्रेजेंट, यानी इन्वेलप्ड वायरसेस जो हैं ये लिंक्ड होते हैं विद कैप्सिड थ्रू अ प्रोटीन विच इज़ नोन एज टेग्यूमेंट। और ये जो टेग्यूमेंट वाली प्रोटीन है इसमें ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो रेगुलेट कर रहे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। तो अब हमारे पास कैप्सिड हो गया और इसके बाद टेग्यूमेंट हो गया। और जो वायरस की जो प्रोटीन है, जो कैप्सिड है, इसमें
एंटीजेनेसिटी होती है, ये सरफेस एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं। एंटीजन वो सब्सटेंस है जो किसी भी एंटीबॉडी के रिएक्शन को मीडिएट कर सकता है। तो ये जो एंटीजेंस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं एक ही वायरस में, ठीक है। ये एंटीजेंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इस डिफरेंट टाइप के होने को हम क्या कहते हैं? सीरोटाइप। सीरोटाइप, द टर्म सीरोटाइप इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सब कैटेगरी ऑफ वायरस बेस्ड ऑन इट्स सरफेस एंटीजेंस। यानी पोलियो वायरस ही है, डिजीज़ वही कॉज कर रहा है, लेकिन उस पर सरफेस एंटीजेंस डिफरेंट है, ठीक है। सरफेस एंटीजेंस डिफरेंट है। अगर सरफेस एंटीजेंस डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे कि इस वायरस की डिफरेंट सीरोटाइप्स हैं। मीजल्स की सिर्फ एक ही सीरोटाइप होती है, एक ही तरह का एंटीजन होता है। जो पोलियो वायरस है उसकी 3 सीरोटाइप्स होती हैं, 1 2 3। इसके अलावा और बहुत सारे वायरसेस हैं जिनकी ज़्यादा होती हैं, और कुछ वायरसेस हैं जिनकी सीरोटाइप्स चेंज होती रहती हैं। तो इस सीरोटाइप्स की नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस होगी कि अगर एक बंदे को पोलियो वायरस टाइप 1 ने अटैक किया या उसकी इम्यूनाइजेशन थी टू पोलियो वायरस टाइप 1, ठीक है, तो वो पोलियो वायरस टाइप 2 से अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका एंटीजन डिफरेंट है, ठीक है। तो पोलियो वैक्सीन में दोनों टाइप्स के या तीनों टाइप्स के, जितने भी टाइप्स के उस वायरस के लिए नेसेसरी हैं, तीनों टाइप्स के एंटीजन होने चाहिए। और इसी तरह से अगर इतनी ज़्यादा एंटीजेंस चाहिए तो वैक्सीन को बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो 3 पॉइंट्स हैं कि एक तो इम्यूनिटी डेवलप करने में मसला होगा, दूसरा वैक्सीन बनाने में मसला होगा, और इसी तरह से ये इसी को अपने 3 पॉइंट्स में लिख देना। बहरहाल ये 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। हम प्रोटीन्स को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने कैप्सिड और कैप्सोमेयर्स को डिस्कस किया है, और प्रोटीन्स किस तरह से एंटीजन के तौर पे एक्ट कर रही हैं उसको हम सीरोटाइप कह रहे हैं, उसको डिस्कस किया। इसके अलावा टेग्यूमेंट को डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ वायरसेस बैक्टीरिया की तरह सुपर एंटीजेंस बनाते हैं, और ये सुपर एंटीजेंस उन जो भी वायरस का एक्शन है ना उसको इन्हेंस कर देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल कौन से वायरसेस हैं जो ऐसा करें? एप्स्टेन बार वायरस और साइटोमेगेलोवायरस। नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स, बस इतना काफ़ी है। एप्स्टेन बार वायरस और साइटोमेगेलोवायरस जो है सुपर एंटीजेंस बना रहे हैं। इसके अलावा हमने वायरल इन्वेलप भी देख लिया है। अब हम आ जाते हैं एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स पे। इसमें डिफेक्टिव वायरसेस हो सकते हैं, सूडो वायरियॉन्स हो सकते हैं। सॉरी, मैं पेज चेंज कर दूँ। एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स। ये जो एटिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स हैं इनमें कौन कौन से एजेंट्स आ जाते हैं? 4 एजेंट्स हैं। डिफेक्टिव वायरसेस, सूडो वायरियॉन्स, वायरोइड्स और इसके अलावा प्रायॉन्स हैं। डिफेक्टिव वायरसेस, सूडो वायरियॉन्स, वायरोइड्स और फिर प्रायॉन्स, इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। जो डिफेक्टिव वायरसेस हैं इनमें क्या होगा कि they are composed of viral nucleic acid and proteins but cannot replicate without a helper virus which provides the missing function। होगा क्या कि ये इनका जीनोम है और फिर ये कंसिडर कि ये इसका कैप्सिड है। तो ये आपको मे बी नज़र आ रहा हो कि जीनोम का थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है। जब ये जीनोम का थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है तो हम इसे कहते हैं डिफेक्टिव वायरस है, कि इसको अपने इस वाली कमी को पूरा करने के लिए एक और वायरस की ज़रूरत होगी और फिर ये रेप्लिकेट कर सकेगा। और क्योंकि ये वायरस जो है बाकी वायरसेस की मदद लेता है और उनके एक्शन को भी इसी तरह से कम कर देगा, क्योंकि जब वो इसका काम करे होंगे तो अपना नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से ये जो है रिकवरी में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये रिकवरी में हेल्प करता है। दोबारा से बता देती हूँ कि सूडो वायरसेस क्या हैं, कि इनके पास अपना ही डीएनए है, अपनी ही प्रोटीन है, लेकिन जो डीएनए है या जो जीनोम है उसमें थोड़ा सा स्पॉट मिसिंग है, जिसकी वजह से इन्हें हेल्पर वायरसेस की ज़रूरत होती है, और इसी की वजह से दे कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर द हीलिंग प्रोसेस, दे मे हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस। इसके बाद आ जाते हैं सूडो वायरियॉन्स पे। सूडो वायरियॉन्स में क्या होता है कि इनके पास डीएनए या जीनोम भी होगा और प्रोटीन कोड भी होगा। ये 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना वायरस के, जीनोम और प्रोटीन कोड। लेकिन जो जीनोम है वो होस्ट का होगा अपना होने के बजाय, तो हम कह देंगे कि ये वायरियॉन्स तो हैं लेकिन ये सूडो वायरियॉन्स हैं। अच्छा, वायरियॉन्स क्या होते हैं? एक चीज़ है वायरस और एक चीज़ है वायरियॉन्स। जो वायरसेस हैं इट रेफर्स टू द कंप्लीट लाइफ साइकिल, जिसमें वो ए सेलुलर भी था, अगर बुक पे पढ़ा हुआ था तो बुक पे था, और उसके बाद वो अंदर आया और फिर उसने होस्ट सेल में सारा रेप्लिकेट वगैरह किया,
तो इस सारे लाइफ साइकिल को अगर हम डिस्कस करें तो हम उसको वायरस कहेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ उसके एक्टिवेटेड या वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट वाले फेज़ को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये वायरियन है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वायरियन एंड वायरस। ठीक हो गया, तो ये सूडो वायरियंस थे। इसके बाद आ जाते हैं वायरॉइड्स पे। जो वायरॉइड्स हैं कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर आरएनए विदाउट अ प्रोटीन और इन्वेलप, यानी इसमें सिर्फ एक आरएनए प्रेजेंट होगा, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए प्रेजेंट होगा विदाउट एनी प्रोटीन कोड, तो हम कह देंगे कि ये वायरॉइड्स हैं और ये ज़्यादातर प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, इनका ह्यूमन से बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं प्रायॉन्स पे, विच आर इम्पॉर्टेंट। ये इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जिनमें सिर्फ प्रोटीन्स होगी, यानी कि इनमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं होगा, सिर्फ इस तरह से प्रोटीन होगी, तो हम कह देंगे कि ये प्रायॉन्स हैं। ठीक है, ये प्रायॉन्स कौन कौन सी डिजीज़ कराते हैं? ये ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज़ कराते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर चेंज आ जाए फ्रॉम अल्फा हेलिक्स इनटू बीटा प्लेटेड शीट कह रहे होते हैं कि ये वाली डिजीज़ होती हैं, तो वही वाली डिजीज़ प्रायॉन्स ही कॉज करा रहे हैं। ठीक हो गया, तो क्रूट्सफेल्ड जैकब सिंड्रोम या जैकब डिजीज़ और ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथीज़ हैं जो कि प्रायॉन्स करा रहे होते हैं। प्रायॉन्स की हमने डेफिनेशन को देख लिया, इसके आगे इनका डिफरेंस देखते हैं विद द कन्वेंशनल वायरसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रायॉन्स में सिर्फ प्रोटीन होती है, ये हमने देख लिया, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, तो पहले वाला तो डिफरेंस हो गया। इसके बाद प्रायॉन्स इतनी जल्दी इनएक्टिवेट नहीं होते, कन्वेंशनल वायरसेस प्रायॉन्स की निस्बत जल्दी इनएक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो मैंने सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक, जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस का मैंने बताया था कि नॉन एनवेलप्ड वायरसेस हाइपोक्लोराइट से डेड हो रहे होते हैं, ये प्रायॉन्स हो रहे होते हैं डेड फ्रॉम NaOH या फिर हाइपोक्लोराइट आइंस। इसके बाद हम आ जाते हैं फर्दर अपेरेंस इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिलामेंटस अपेरेंस होगी प्रायॉन्स की और कन्वेंशनल वायरस की इकोसाहेड्रल भी हो सकती है और हेलिकल भी हो सकती है। इसके बाद इन्फेक्शन जो है, प्रायॉन्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, लेकिन कन्वेंशनल वायरसेस की बनती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन प्रायॉन्स कॉज नहीं कराते लेकिन वायरसेस कराते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब्ड।